नमस्कार साथियों, मैं मनीष मिवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की कक्षा 12 की जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल धमाकेदार चल रही होंगी। और इन्हीं धमाकेदार तैयारियों को और भी धांसू बनाने के लिए आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान में समकालीन विश्व राजनीति की किताब का अंतिम अध्याय, अध्याय 9, वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, और आज है उसका लेक्चर नंबर 1। और बच्चों, इसी चैप्टर के साथ हमारी ये किताब, हमारा कोर्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा और फिर बड़ा सुकून मिलेगा कि कक्षा 12 का कोर्स पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो अब हमारी परंपरा रही है कि जब भी लेक्चर 1 डिस्कस होगा तो ये जानेंगे कि इस पूरे चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है। तो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन। तो उसमें उसकी अवधारणा, उसके कॉन्सेप्ट की चर्चा करेंगे। हम बात करेंगे वैश्वीकरण के कारण की, कि उसके क्या क्या कारण है। हम बात करेंगे भारत और वैश्वीकरण की, और हम लोग बात करेंगे वैश्वीकरण का प्रतिरोध, ग्लोबलाइजेशन में क्या समस्या है, क्या है अच्छाई, क्या है बुराइयां, क्या है, वो भी पूरा डिस्कस करेंगे। और आज क्या पढ़ेंगे? आज अपन लोग बात करेंगे वैश्वीकरण की अवधारणा और वैश्वीकरण के कारण की चर्चा करने वाले हैं, कि जो कॉन्सेप्ट है ग्लोबलाइजेशन का वो जानेंगे, और इस वैश्वीकरण के क्या क्या रीजंस है, क्या क्या कॉजेज है, वो भी डिस्कस करेंगे। और ये है बच्चों आप लोगों के लिए बिल्कुल शानदार कोर्सेज, कक्षा 12 अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान और भूगोल, जिसमें आपको मिलने जा रहा है डाउट सॉल्विंग ग्रुप, हैंड रिटन नोट्स। आपको हर क्लास, चाहे वो वन शॉट हो चाहे कुछ भी हो, उसका पीडीएफ मिलेगा। आपके होंगे ऑब्जेक्टिव टेस्ट और आपको कराए जाएंगे मॉडल पेपर। तो पूरी शानदार तैयारी हो जाएगी, 0% डाउट, 100% मार्क्स वाली तैयारी होने वाली है यहाँ पर। और इसके लिए आप सभी विद्यार्थियों को, जिनको भी खरीदना है, इन 2 नंबर पर कॉल कर सकता है और टीम को कह सकता है कि सर मैम हमारा कोर्स स्टार्ट कर दीजिए। यह है बच्चों आपका अपना एप्लीकेशन, लर्निंग आर्ट्स का एप्लीकेशन, जिस पर ये सारे के सारे कोर्सेज उपलब्ध हैं। तो इन कोर्सेज को लेने के लिए आपको ये एप्लीकेशन भी डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डलवा रखा है। तो सारे बच्चे इन कोर्सेज के लिए इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। चलिए आप एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और मैं यहाँ पे टॉपिक शुरू करता हूँ। हम लोग आज पढ़ रहे हैं वैश्वीकरण की अवधारणा, या जिसको हम लोग कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण बात बच्चों यह है कि वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा मुद्दा, एक ऐसा टॉपिक है जिस टॉपिक को हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं। हमने क्लास 10th की इको में पूरा चैप्टर डिस्कस करा है। उससे पहले भी आपने कहीं ना कहीं वैश्वीकरण का नाम जरूर सुना होगा। उसके बाद अभी क्लास 12th में ही स्वतंत्र भारत में राजनीति की किताब जब हम लोग पढ़ रहे थे, तो उस किताब में हमने अंतिम अध्याय में जाते हुए पढ़ा था कि एक आम सहमतियां बनी थी 4-5। उन 4-5 आम सहमतियों में से एक आम सहमति ये भी थी कि जो नए आर्थिक सुधार हुए हैं 1991 में, जिसमें एलपीजी की पॉलिसी थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की जो पॉलिसी थी, तो वो ग्लोबलाइजेशन, वो वैश्वीकरण था। तो मैंने वहां पर भी पढ़ाया था। तो ये वैश्वीकरण का कॉन्सेप्ट, अवधारणा आप लोगों के लिए नई नहीं है। तो कोई भी विद्यार्थी ये तो बिल्कुल भी ना बोले कि मुझे वैश्वीकरण का अर्थ पता ही नहीं है, यार जिंदगी में आज मैं पहली बार वैश्वीकरण सुन रहा हूं। ये बिल्कुल गलत बात है। ये बिल्कुल आपने गलत धारणा मन में बिठा रखी है। कल मुझे यहाँ पे स्टाफ भी कह रहा था कि सर ये वैश्वीकरण कहाँ कहाँ पढ़ाओगे आप? इको में भी पढ़ा रहे हो, पॉलिटी में भी पढ़ा रहे हो, कितनी जगह वैश्वीकरण आता है। इसका नाम ही वैश्वीकरण है, ये पूरे विश्व में छाया हुआ है, इसलिए हम इसको बार बार में हर सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। चलिए फिर भी एक बेसिक जो छोटा सा इंट्रो होता है वैश्वीकरण का, वो मैं आप लोगों को दे देता हूं। वैश्वीकरण जब भी मैं एक्सप्लेन करता हूं तो मैं एक शॉर्ट फॉर्म में कहता हूं कि विश्व प्लस एकीकरण। विश्व का एकीकरण हो जाना ही वैश्वीकरण है। क्या है? विश्व का एकीकरण हो जाना ही वैश्वीकरण है। अब एकीकरण का मतलब आप तो ये समझते हो कि सर यूनिफिकेशन हो जाए, पूरी बाउंड्री टूट जाए और सब कुछ एक हो जाए। जैसे मान लीजिए कि एक देश यहां पर है और एक देश यहां पर, अब ये सारी बाउंड्री हट गई और ये बस सब कुछ एक हो गया। ये तो एकीकरण होता ही है, इसमें तो कोई डाउट वाली बात नहीं है। पर विश्व एकीकरण का अर्थ यहां पर यह है बच्चों कि हमें महसूस ना हो कि हम लोग अलग हैं, हम डिफरेंट हैं, ऐसा हमें महसूस नहीं होना चाहिए। आज आप मुझे बताइए, हम इंडिया में बैठे हुए हम अमेरिका में बनी हुई चीजों का प्रयोग करते हैं, तो ये क्या वैश्वीकरण नहीं है? आज हम यहां पे बैठे बैठे ऑस्ट्रेलिया के व्यक्ति से कॉन्फ्रेंस पे बातचीत कर सकते हैं, ये क्या वैश्वीकरण नहीं है? आज हम यहाँ बैठे बैठे जापान की चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या ये वैश्वीकरण नहीं है? क्या आज यहाँ के लोग रशिया में रह रहे हैं, इंडिया का कल्चर वहां पे फैला रहे हैं, ये क्या वैश्वीकरण नहीं है? आज अमेरिका की बड़ी बड़ी टॉप कंपनियों में जो बड़े बड़े चेयरमैन बैठे हुए, सीईओ बैठे हुए, वो इंडिया के बैठे हुए, ये क्या वैश्वीकरण नहीं है? आज ब्रिटेन का जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो आज इंडियन ओरिजिन से हैं, तो ये क्या ग्लोबलाइजेशन का नहीं है? तो वैश्वीकरण का मतलब मैं सिर्फ इतना सा कहता हूं कि हम कल्चर से, संस्कृति से जुड़ चुके हैं। आज हम लोग जो जिन्सों का प्रयोग करते हैं बेटा, ये भारत के कल्चर में नहीं था, ये अमेरिका का कल्चर है, पर हम लोग पहनते हैं ना। और अगर उस जींस पे हम कभी कुर्ता पहनते तो कितना अच्छा लगता है। अब कुर्ता इंडियन कल्चर है और जींस जो है अमेरिकन कल्चर, मिक्सअप हो गया ना।
हमने नहीं तो क्या होता था, हम जो कुर्ता पजामा पहना करते थे, पर जींस अब इतनी अच्छी लगती है, तो जींस और कुर्ता इतना बेहतर लगता है। तो संस्कृतियों का मिक्सअप हो गया, विचारों से हमें एक दूसरे से जुड़ चुके हैं। तो वैश्वीकरण कहीं ना कहीं हम लोगों को डिफरेंट महसूस नहीं करा। नहीं तो एक दौर ऐसा रहा करता था यार विश्व में ऐसा होता है, अब होता था, अब वो चीज जो वहां हो रही है वो यहां भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। टेक्नोलॉजी के एक बहुत गजब की देन है। और वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा टॉपिक है बेटा जिसमें मतलब हम पूरा यूनिफाइड हो चुके हैं। आज हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है यहां से लंदन जाना, यहां से अमेरिका जाना, कुछ घंटों का रास्ता है, कुछ घंटों का रास्ता है। तो वैश्वीकरण इस प्रकार से हमें एकीकरण करने का काम करता है। अब इस विश्व एकीकरण में किस प्रकार से, मतलब मैं सीधा सा एक बात कहता हूं कि वैश्वीकरण में हमारा प्रवाह जो है ना, फ्लो है, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। ओके, जो हमारा प्रवाह है, जो हमारा फ्लो है ना, उसको क्लियर करना। अब प्रवाह या फ्लो का अर्थ क्या होता है? प्रवाह या फ्लो का अर्थ ये होता है बच्चों कि एक फ्लो में चलता रहे कोई चीज। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि जब हम लोग, मैंने 11th-12th में कॉमर्स से पढ़ा, तो कॉमर्स में एक सब्जेक्ट हुआ करता था अकाउंट्स, या जैसे आप लोग 10th तक का ले सकते हैं, अपन 10th तक मैथ्स में पढ़ते थे। तो अकाउंट्स हो चाहे मैथ्स हो, ये न्यूमेरिकल्स वाले सब्जेक्ट होते हैं बेटा, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं। अब इनमें क्या है, जब तक न्यूमेरिकल सोल्व होता रहता ना, तब तक तो मजा आता है, फ्लो में चलते रहते हैं। ये वाला भी हो गया, ये वाला भी हो गया, ये वाला भी हो गया, ये वाला तो हुआ ही नहीं, कहाँ गलती हो गई, माइनस माइनस प्लस कर दिया, ये भी कर दिया, ये भी कर दिया, फ्लो टूट गया, दिमाग खराब, किताब बंद, हट मैं नहीं पढ़ रहा। ऐसा होता था ना, चाहे वो मैथ्स में हो, चाहे मेरे साथ अकाउंट्स में होता होगा। आप बताइएगा आज कमेंट बॉक्स में, ऐसा होता है जहां सवाल नहीं समझ में आया वहीं दिमाग खराब, बट मैं नहीं पढ़ रहा, जा रहा हूं, मैं तो खेलने जा रहा हूं, मैं चाय पीऊंगा, मैं कॉफी पीऊंगी, ये मुझे नहीं पढ़ना है। फिर थोड़ी देर बाद ठंडे दिमाग के साथ सोचते थे, अरे यार पढ़ना था, चलो देखते हैं वापस कहाँ गलती हुई, तो फ्लो टूट जाता था। अब यहां पर भी हम फ्लो की बात करें, प्रवाह की बात करें, मतलब एक प्रकार से प्रवाह या फ्लो हमारी कंटिन्यूसी को दर्शाता है कि लगातार वैसा हमारा सब कुछ चलता रहे। तो अब यहां पर प्रवाह किस चीजों का है? प्रवाह है लोगों का, लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना, ये प्रवाह है कि लगातार लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते जाते रहे। ये प्रवाह है बेटा वस्तुओं का, कि अमेरिका में बनी वस्तुएं भारत में आ जाए, भारत में बनी वस्तुएं अमेरिका में चल जाए। प्रवाह हो रहा है ना, कंटिन्यूसली आ रही है जा रही है, ये प्रवाह है, फ्लो है, हमारा फ्लो चलता रह रहा है। एक और दो उदाहरण और प्रवाह के, ब्लड का है। अब ब्लड हमारे पूरे शरीर में आता है, फिर हार्ट में आता है, फिर ठीक होता है, फिर वापस जाता है, ये हमारा फ्लो हो रहा है ना, चल रहा है, ऑटोमेटिकली चल रहा है। आप तो ब्लड को कह नहीं, रुक जा ब्लड, ब्लड रुक रुक रुक, अब चल चल चल, ऐसा तो है नहीं। हमारी सांसें हैं तो सांसें भी चलती आती चलती रहती, कब आई कब गई, कब आई कब गई पता नहीं। और जिस दिन आखिरी आई और फिर चली गई और फिर वापस नहीं आई, उस दिन दुनिया को पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति चला गया। तो वो फ्लो है, वो कंटिन्यूसली चलता जा रहा है। वस्तुओं का आना जाना हो रहा है, विचारों का भी प्रवाह है बेटा, विचारों का भी प्रवाह। आज हम सोशल मीडिया के माध्यम से इतना जुड़ चुके हैं कि अगर एक राज्य में कोई चीज हो रही है वो हमें पता होती है, विचार हमारे दिमाग में आ जाता है। आज उस देश ने ऐसा करा है, हमें भी ऐसा करना चाहिए, हमारे विचार आ जाते हैं। तो विचारों का प्रभाव होता है, फ्लो ऑफ आइडियाज भी होता है। तो लोगों का, वस्तुओं का, विचारों का, पूंजी का, पैसे का इन्वेस्टमेंट होता नहीं होता। एफडीआई के बारे में अभी आपको मैं आगे बताऊंगा। तो इस प्रकार से प्रवाह हो रहा है, फ्लो हो रहा है, एक स्थान की वस्तु दूसरे स्थान पे जा रही है, एक स्थान के लोग दूसरे स्थान पे जा रहे हैं। इसके साथ साथ मैं कहूं संस्कृति, कल्चर का भी, संस्कृति का भी प्रभाव हो रहा है, फ्लो हो रहा है। तो ये सब क्या है? ये एक प्रकार से पूरे विश्व को एक करने वाली चीजें हैं, पूरे विश्व को एक करने वाली चीजें हैं, जहां पे लोगों में ये डिफरेंस नहीं रह जाता कि साहब हम यहां पर हैं, हमारे पास ये नहीं होगा, वो होगा, या वो वहां पर है तो उनके पास ये होगा, हमारे पास नहीं होगा। ऑलमोस्ट सब कुछ अब एक सा हो चुका, जो सुविधा वहां वो यहां पर भी आपको मिल जाएगी। ये वैश्वीकरण है। और अगर वस्तुओं का आना जाना, पूंजी का, ये सब कुछ, तो हम एक प्रकार से कहते हैं कि मुख्यतः जो वैश्वीकरण में बात आती है वो व्यापार की आ जाती है, ट्रेड की आ जाती है। ठीक है, ट्रेड की आ जाती है कि आज हम वहां का सामान खरीद रहे हैं तभी तो इंडिया में आ रहा है। ठीक है, हम उस देश की कंपनी को सरकार अलाउड कर रही है कि साहब आप यहां पर आ जाइए और आप अपना सामान बना लीजिए, तो व्यापार कर रहे हैं। तो व्यापार एक प्रकार से एक आर्थिक पक्ष है वैश्वीकरण का। पर सिर्फ और सिर्फ वैश्वीकरण का एक आर्थिक नहीं बेटा, वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभाव भी देखेंगे, आर्थिक प्रभाव भी देखेंगे और सांस्कृतिक प्रभाव भी अपन लोग देखेंगे। ठीक है, तो वैश्वीकरण की एक जो बेसिक डिटेल आप लोगों को देनी थी मैंने दे दी है। अब आइए वैश्वीकरण के बारे में और बड़े विस्तार से, विस्तृत तरीके से जानते हैं। अब एक बार मैं आप लोगों को यह भी बता देता हूं, जिससे कि आपकी किताब में जब आप स्टार्ट करेंगे
3 लोगों की स्टोरी दे रखी है बेटा। एक व्यक्ति है जनार्दन, जो क्या करता है, कॉल सेंटर में काम करता है और उसके जो सारे जो कस्टमर्स हैं ना, वो फॉरेन के हैं, मतलब विदेश के हैं। अब वो रात को कॉल सेंटर में बैठता है और सुबह तक बात करता है, बात इंग्लिश में करता है। अब वो रात को क्यों कर रहा है? क्योंकि जहां जिनसे बात करनी है उनके उस समय क्या होता है, सवेरा होता है, सुबह होती है। उनके उस टाइम पे दोपहर का, सुबह का टाइम चलता है और जब यहाँ पे रात हो रही होती है। तो ये क्या है? ये ग्लोबलाइजेशन है कि आप एक देश में बैठ के दूसरे देश के लोगों से बात कर रहे हैं, ये ग्लोबलाइजेशन है। दूसरा एक उदाहरण है कि एक औरत है रामधारी, वो अपने बच्ची को बर्थडे होता है उस बच्ची का, तो उसको गिफ्ट देने की बात करती है और कहती है कि मम्मा मुझे तो साइकिल ला करके देना। तो रामधारी मार्केट में जाती है और देखती है कि साइकिल है, तो वो दुकानदार बताता है, देखिए दीदी ये चाइना का साइकिल है, ये अमेरिका का चीज़ है, ये वहाँ का चीज़ है। तो रामधारी सोचती है ये कैसे हो सकता है, हम भारत में रह करके अमेरिका का सामान यहाँ, चाइना का सामान यहाँ, ऑस्ट्रेलिया का सामान यहाँ, तो बोले ये वैश्वीकरण है। इसके अलावा एक व्यक्ति है, सारिका नाम की लड़की है, उसकी स्टोरी डिस्कस कर रखी है, जो अपनी पीढ़ी में पहली बार इतनी एजुकेट होती है, पढ़ी लिखी होती है, वो जॉब करना चाहती है, उसको बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज, अवसर देश दुनिया में मिलते हैं, वो करना चाहती है, घर वाले विरोध करते हैं पर वो फिर भी जॉब करती है। ये भी कहीं ना कहीं वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन है। ये वैश्वीकरण के एक अच्छे पॉइंट्स हम लोग देखते हैं कि उपभोक्ताओं को बहुत बड़ा मार्केट मिल चुका है। आज हम एक किसी भी दुकान पे जाते हैं तो वो सर ये देखिए, ये फ़ोन ले लीजिए, ये वाला चीज़ ले लीजिए, ये वाला ले लीजिए। आप अगर आप किसी गाड़ी के पे गए, वो 10 गाड़ी आपको दिखा देगा। मोबाइल वाले के पास गए, वो 10 मोबाइल आपको दिखा देगा, सब ये कंपनी का लो सर, ये वाली कंपनी का लो। कोई चाइना की कंपनी होगी, कोई ऑस्ट्रेलिया की, कोई जापान की, कोई कहीं की, अलग अलग कंपनियों से आप लोग जो फ़ोन है वो चीज़ आपको दिखा देगा। ये क्या है? हमारे पास मार्केट बढ़ चुका है, चॉइस बढ़ चुकी है कि साहब ये वाली चीज़ ले ले या ये वाली चीज़ ले ले। ये उपभोक्ताओं को फायदे हुए, उत्पादक को भी बहुत सारे फायदे हुए। पर हम यहाँ उपभोक्ता या उत्पादकों के फायदों की चर्चा नहीं करेंगे कि उपभोक्ता को कितने फायदे हैं या उत्पादक को कितने फायदे। ये हमारा बिल्कुल भी डिस्कशन नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ ये डिस्कस करना चाहते हैं कि जो वैश्वीकरण है, ग्लोबलाइजेशन है, इसका पॉलिटिकली क्या प्रभाव हो रहा है, इकोनॉमिकली क्या प्रभाव हो रहा है। तो आज अगर हमें बेनिफिट्स हुए तो कुछ नुकसान भी हुए हैं ग्लोबलाइजेशन से। जैसे अगर ग्लोबलाइजेशन से नुकसान देखें तो आज बड़ी बड़ी कंपनियां बहुत सारे सामान बना रही है, पर जो छोटे छोटे घरों में बैठ कर वो सामान बना करता था, छोटी छोटी कंपनियां थी, वो बर्बाद हो चुकी है। लाखों लोग उनसे बेरोजगार हो चुके हैं। ठीक है, आज बड़ी बड़ी कंपनियां जो है सामानों को बना रही है, बेच रही है, कोई छोटा मोटा व्यक्ति जो है, व्यापारी है, वो बर्बाद हो चुका है। ऐसे काफी लॉसेस भी हैं जो आपकी किताब में शुरुआत में डिस्कस करे हुए हैं। तो आइए देखते हैं अपन वैश्वीकरण की अवधारणा, कॉन्सेप्ट। क्योंकि वैश्वीकरण शब्द का प्रयोग अधिकांश सटीक अर्थों में नहीं होता है, तो इसलिए यह स्पष्ट करना जरूरी है कि इसका सही से अर्थ क्या है। तो वैश्वीकरण का कभी भी एक सटीक अर्थ नहीं आता है। तो हम सबसे पहले तो ये जानते हैं कि वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन है वो है क्या चीज है। एक अवधारणा के रूप में वैश्वीकरण की बुनियादी बात है प्रवाह। तो एक अवधारणा, एक कॉन्सेप्ट के रूप में अगर हम देखें तो वैश्वीकरण की जो बुनियादी बात है, जो बेसिक बात है, वो क्या है बच्चों? प्रवाह है, फ्लो है। फ्लो होना जरूरी है। फ्लो जो है ना, वो फ्लो चलता रहे, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो वैश्वीकरण इस देश से उस देश से वस्तुओं का फ्लो आते जाता रहना, विचारों का, वह सामान का, संस्कृति का, इन सब का जो प्रवाह होता रहे, कहीं ना कहीं मेन बात वैश्वीकरण में यही आती है। फ्लो जो है ना, वो फ्लो नहीं टूटना चाहिए। वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन जो है, बस वो जोर किस पे दे रहा है? फ्लो पर दे रहा है, प्रभाव पर दे रहा है कि साहब आते जाता जो है ना, वो चीजें चलती रहनी चाहिए। जैसे मैं आपको एक उदाहरण और देता हूं। आज एक कोई आपके रिश्तेदार है, वो रिश्तेदार साल 2 साल में आपके साथ आपके पास आते हैं, आप कभी उनके पास आते जाते हो, और आप लोगों के बीच में बातचीत का प्रभाव बना हुआ है, आना जाना, बातचीत होना बना हुआ है, तो संबंध, रिश्ता बना रहेगा। पर अब आप भी 5 साल तक उनके पास नहीं गए हो, आपने भी फोन नहीं करा, उन्होंने भी नहीं करा, वो भी नहीं आए, तो फिर क्या प्रभाव टूट जाएगा, फ्लो टूट जाएगा। आने वाली जनरेशन जानेगी नहीं, अरे वो तो हमारे मौसा जी रहा करते थे, वहां नहीं जानेंगे ना। तो प्रवाह जो है ना, वो फ्लो है ना, वो फ्लो वस्तुओं का आते जाता वो रहना, ये सब कुछ यही एक कर करके यूनाइट रखेगा। जैसे रिश्तों को आना जाना यूनाइट करके रखता है, वैसे ही वस्तुओं का, सेवाओं का, इन सब का आना जाना यूनाइट करके रखता है। तो प्रवाह जो है वो इंपॉर्टेंट बात है। जैसे एक ये दिखाया है ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड में, ये व्यक्ति यहाँ का है, वहां जा रहा है, वो वहां जा रहा है, यहाँ है, इस प्रकार से। प्रवाह कई तरह के हो सकते हैं। विश्व के एक हिस्से के विचार का दूसरे हिस्सों में पहुंचना, पूंजी का एक से ज्यादा जगहों पर जाना, वस्तुओं का कई देशों में पहुंचना और उनका व्यापार तथा बेहतर आजीविका की तलाश में दुनिया के विभिन्न हिस्सों में लोगों की आवाजाही। तो प्रवाह कई तरह के हो सकते हैं। सबसे पहले तो मैं बात करूं विचारों की, आइडियाज की, कि आइडियाज एक हिस्से से दूसरे हिस्से में पहुंच सकते हैं। एक हिस्से से दूसरे हिस्से में कैसे पहुंच सकते हैं कि भैया अगर कोई व्यक्ति वो वहां कुछ ऐसा कर रहा है, ऐसा सोच रहा है, तो हम भी सोच सकते हैं कि हम ऐसा कर सकें। आज आइडियाज
आइडियाज कहीं से भी आ सकते हैं ना। आइडिया जैसे मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बताता हूँ कि जब फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 1789 में, तो वहाँ के जो विचारक थे रूसो, ये तो उनके विचार इंडियन मूवमेंट में भी और अलग अलग देशों में अपनाए गए, तो वहाँ के विचार हम लोगों ने अपनाए, हमने चलाए। महात्मा गांधी जी हमारे देश के राष्ट्रपिता, उनके विचार आज पूरी दुनिया में पॉपुलर है। तो विचारों का भी क्या होता है, प्रभाव होता है, फ्लो होता है। इसके अलावा बात करो पूंजी, जो आपका मनी है, कैपिटल है, वो भी एक से ज्यादा जगहों पर जाता है। वस्तु है तो वस्तु तो हमने, जैसे मैं आपको इतने सारे उदाहरण दे दिए कि वहां का सामान आज यहाँ पे मिल रहा है, और उनका व्यापार होता है। और बेहतर आजीविका के लिए, बेहतर आजीविका का मतलब क्या है, बेहतर रोजगार के लिए, काम धंधे के लिए भी लोग क्या है, दुनिया के विभिन्न देशों में लोगों की आवाजाही रहती है, लोग आते जाते रहते हैं कि साहब मुझे इस देश में अच्छा काम नहीं मिल रहा है, मैं वहां चला जाऊं, मुझे वहां काम अच्छा नहीं मिल रहा है, मैं उस देश में चला जाऊं। वैसे हर देश में जाना कोई इतना आसान नहीं है, ठीक है, कि हाँ भाई चलो इच्छा हुई तो हम उस देश में जाकर के काम कर ले। बहुत काफ़ी लीगल फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती है, वहाँ पे कंपनियों से लेना पड़ता है परमिशन कि आप हमें जॉब पे रख भी रहे हैं या नहीं रख रहे। तो ऐसा आसान नहीं, पर फिर भी लोगों का आवाजाही जो है वो रहती है। और पिछले कुछ दशकों में देखें तो ये आवाजाही कम हुई है, ठीक है, क्योंकि सरकारों ने, हर देश की सरकारों ने काफ़ी पाबंदियां लगा दी है कि दूसरे देश के लोगों के आने पे। और विशेष स्पेशली कोरोना के बाद तो काफ़ी ही सरकारें स्ट्रिक्ट हो चुकी हैं कि नहीं भैया हर किसी को तो हम परमिट कर ही नहीं सकते। ओके, यहां सबसे जरूरी बात है विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव। बस महत्वपूर्ण बात, विश्वव्यापी, विश्वव्यापी का मतलब पूरे जो विश्व में व्याप्त हो। पारस्परिक, पारस्परिक मतलब एक दूसरे पर जो डिपेंडेंट हो, ऐसा जुड़ाव, मतलब पूरे विश्व का एक दूसरे से जुड़ाव होना चाहिए, यही महत्वपूर्ण बात है, जो ऐसे प्रभाव की निरंतरता से पैदा हुआ है और कायम भी है। और ये जो विश्वव्यापी जो पारस्परिक जो जुड़ाव है ना, ये कैसे पैदा हुआ, इन प्रभाव की निरंतरता, ये जो प्रवाह है, ये जो निरंतर लगातार चल रहा है, इन प्रभाव की निरंतरता के कारण हुआ है। और अभी तक ये क्या है, कायम भी है, अभी तक बना हुआ भी है। मतलब ये जो विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव है, ये किसके कारण है, प्रभाव के कारण है, फ्लो के कारण है, फ्लो की निरंतरता के कारण है। और इस फ्लो की निरंतरता के कारण ही पैदा हुआ और कायम है। मतलब वस्तुओं का आना जाना रहे, लोगों का आना जाना रहे, पूंजी एक स्थान से दूसरे स्थान पे लगी रहे, तो ये पारस्परिक निर्भरता रहेगी। मतलब मैं सीधी सी इंपॉर्टेंट बात एक बात कहता हूं बेटा, कि किसी भी देश के बीच में जो जुड़ाव रहेगा ना, वो व्यापार के रूप में रहेगा। बस जब तक व्यापार है तब तक जुड़ाव है, कि हाँ साहब हमारा जुड़ाव है, हमारा कनेक्शन है, हम उस देश से ये खरीद रहे हैं, हम उस देश को ये बेच रहे हैं, वहाँ पे इतने जो कंज्यूमर्स है वो हमारा प्रोडक्ट खरीदते हैं, हमारा सामान खरीदते हैं। वो व्यापार से जुड़ाव है, वो व्यापार से कनेक्शन है। और व्यापार है ना, व्यापार हमेशा रहेगा। क्यों रहेगा, इसके पीछे कारण क्या है। आज भारत है तो भारत के पास सारे प्राकृतिक संसाधन नहीं है, कुछ किसी दूसरे देश के पास है, दूसरे देशों के पास भी सारे नहीं है, कुछ हमारे पास है। तो इसलिए क्या कनेक्शन रहेगा। जैसे आज हम ईरान, इराक, इन पर ऑयल के लिए बड़ा डिपेंडेंट रहते हैं। क्यों रहते हैं, क्योंकि वहीं ज़्यादा है, तो वहाँ से हमें रिलेशन बनाने ही पड़ेंगे। कोई सामान वहाँ पर बनता है, बहुत अच्छा बनता है, तो वो वहाँ से हमें खरीदना ही पड़ेगा। कोई चीज़ यहाँ की बहुत बेहतर है, वो वहाँ जाएगी 100% जाएगी। तो ये जुड़ाव जो है वो व्यापार के द्वारा रहेगा, और व्यापार 100% हमेशा चलेगा ही चलेगा। क्यों चलेगा, क्योंकि इसका कारण जो है वो बिल्कुल क्लियर आप लोगों को करना है। वैश्वीकरण एक बहुआयामी अवधारणा है, इसके राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अवतार है, इनके बीच ठीक ठीक भेद किया जाना चाहिए। तो वैश्वीकरण एक बहुआयामी अवधारणा है। अब वैश्वीकरण को बहुत सी बार लोग क्या सोचते हैं, अरे इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है। हाँ, इकोनॉमिक्स का है, बिल्कुल है, पर इकोनॉमिक्स के अलावा भी इस पर काफी चीजों पर प्रभाव डालता है। राजनीतिक भी है, पॉलिटिकल भी है, आर्थिक भी है और सांस्कृतिक भी है। इसके अलग अलग अवतार हैं, ठीक है। ये इकोनॉमिक तो है ही, नो डाउट, आर्थिक तो है, पर इसके अलावा राजनीतिक भी है और सांस्कृतिक भी है। और इनके बीच ठीक ठीक भेद करना, ठीक ठीक डिफरेंस करना, ये जरूरी है। ये मान लेना गलत है कि वैश्वीकरण केवल आर्थिक परिघटना है। ठीक इसी तरह ये मान लेना भी भूल होगी कि वैश्वीकरण एकदम सांस्कृतिक परिघटना है। तो अगर आप ये मानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ वैश्वीकरण तो एक इकोनॉमिक डायमेंशन की चर्चा करता है, या एक आर्थिक परिघटना, एक इकोनॉमिक इंसिडेंट के रूप में ही, नहीं, ये आर्थिक है बिल्कुल, नो डाउट। जैसा कि हम लोग अर्थव्यवस्था में पढ़ते हैं, इकोनॉमी में पढ़ते हैं, तो वो तो है ही। और हम कभी कभार ये सोच लें कि वैश्वीकरण तो सिर्फ एक सांस्कृतिक, कल्चरल ही है, क्योंकि लोगों का आना जाना हो रहा है, वहां पे संस्कृति उसकी फैल रही है, उसकी संस्कृति यहाँ पे फैल रही है। ये नहीं, इन दोनों के अलावा भी वह बहुत कुछ है। वैश्वीकरण का प्रभाव बड़ा विषम रहा है। ये कुछ समाजों को बाकियों की अपेक्षा और समाज के एक हिस्से को बाकी हिस्सों की अपेक्षा ज्यादा प्रभावित कर रहा है। देखो, वैश्वीकरण का जो प्रभाव है ना, वो विषम रहा है। विषम रहने का मतलब क्या, काफी डिफरेंस वाला रहा है। कहीं पे किसी समाजों को बड़ा फायदा मिला है, कहीं पे किसी समाजों को बड़ा नुकसान मिला है, कहीं पे किसी समाज के एक तबके को बड़ा फायदा मिला है, कहीं पे बहुत नुकसान मिला है। जैसे अब अगर मैं भारत में बात करूं तो वैश्वीकरण से
कंपनियां तो फली फूली है नो डाउट, पर जो छोटे छोटे उद्योगपति थे वो बर्बाद हो गए। तो ये विषमता आपको देखने को मिल रही है। कहीं पर अगर आप देखेंगे तो उपभोक्ताओं के लिए बहुत ज़्यादा अवसर्स खुले हैं, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ खुली हैं, इसमें नो डाउट ये अच्छी बात है, ठीक है। तो ज़्यादा प्रभावित कर रहा है किसी एक समाज को दूसरे की अपेक्षा। ऐसे में जरूरी हो जा सकता है कि विशिष्ट संदर्भों पर पर्याप्त ध्यान दिए बिना हम वैश्वीकरण के प्रभाव के बारे में सर्वसामान्य निष्कर्ष निकालने से परहेज करें। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि विशिष्ट संदर्भों पर पर्याप्त ध्यान दिए बिना, मतलब आप किस संदर्भ पे क्या बात कर रहे हो वो बिना ध्यान दिए अगर आप कोई वैश्वीकरण के प्रभाव का सर्वसामान्य निष्कर्ष निकालो कि हाँ साहब ये वैश्वीकरण का ये सर्वसामान्य निष्कर्ष है, हाँ एक का देखा अरे वैश्वीकरण से तो बहुत फायदा हो रहा है तो ये लो साहब फायदा है, एक को देखा नुकसान है अरे तो साहब वैश्वीकरण का तो नुकसान है। तो सारे संदर्भों को बिना ध्यान में रखे, बिना उन पर ध्यान दिए अगर आप कोई सर्वसामान्य निष्कर्ष या कंक्लूजन निकालते हैं तो उससे हमें प्रेज करना चाहिए, उससे हमें बचना चाहिए। और ये बात बच्चों में सिर्फ वैश्वीकरण के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये बात हमारी हर चीज पे लागू होती है। अगर आपको कभी कोई ये बोले अरे भाई यार ये जो मुद्दा भी चल रहा है इस मुद्दे के ऊपर थोड़ा बताओ ना यार क्या है, कौन सही है कौन गलत है, तो आपने अगर उस मुद्दे को बड़ा डिटेल में स्टडी नहीं करा है, अगर आपको उस मुद्दे के पूरा ज्ञान नहीं है तो उसको बोलो देखो भाई अब भी मैंने इसको नहीं देखा है, देखूंगा फिर सोच विचार करके फिर बताऊं। बोले यार कुछ तो बोल, अरे बोलो कुछ तो क्या बोले यार, ऐसा थोड़ी बोलता। जब तक हम सभी संदर्भों पर ध्यान ना दे ले, हर तरफ की बात ना सुन ले ना जान ले, जब तक हमें अपनी राय नहीं रखनी चाहिए। यही एक बेहतर व्यक्ति की और अच्छे व्यक्ति की निशानी होती है, ठीक है। हम सिर्फ हवा में बोले, हम सिर्फ यूं देख ये भी बोल दिया वो भी बोल दिया फिर माफी मांग लिया गलती हो गई, नहीं ये नहीं। कुछ भी बोलो पूरे प्रूफ के साथ बोलो कि साहब ये बात बोली थी, देखिए इस वाली फला फला किताब में इस जगह पे लिखी हुई है, ये वाला पेज नंबर जाके देख लेना, यहां से मैंने पढ़ा था, यहां से मैंने स्टडी करी थी। तो हम पूरा डिटेल लेने के बाद अपना जुबान खोले तो वो ज्यादा बेहतर होगा। चलिए अब आ जाते हैं वैश्वीकरण के कारण, या जिसको हम लोग कहते हैं कॉजेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ये वैश्वीकरण जो हुआ है किसके कारण हुआ है? अब आप बोलोगे सर प्रभाव के कारण, तो हाँ बिल्कुल प्रभाव के कारण। पर व्यापार जो हुआ इतना कैसे हुआ? इतना जो व्यापार बढ़ा है किस चीज के कारण बढ़ा है? सोचिए, दिमाग पर जोर दीजिए कि वैश्वीकरण के बढ़ने का क्या कारण है, क्या एक ऐसा रीजन है जिसने वैश्वीकरण को मतलब बढ़ा दिया। आज हर देश अपनी इकोनॉमीज को खोल करके बैठा है, बाहर से सामान मंगाता है, अपने सामान बाहर बेचता है, एफडीआई मंगवा रहा है और कर रहा है, ये सब कुछ कर रहा है। क्या है ये? आइए देखते हैं क्या है वैश्वीकरण की वजह। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि वैश्वीकरण की वजह है तो है क्या, क्या है ये वैश्वीकरण? अगर वैश्वीकरण विचार, पूंजी, वस्तु और लोगों की आवाजाही से जुड़ी परिघटना है तो शायद ये पूछना असंगत न होगा कि इस परिघटना में क्या कुछ नई बातें हैं। देखिए बड़े इंटरेस्टिंग बात बोली है कि अगर वैश्वीकरण विचारों से जुड़ी परिघटना है, अगर पूंजी से जुड़ी हुई है, वस्तुओं से जुड़ी हुई है, लोगों की आवाजाही से जुड़ी हुई है, तो इसमें क्या नया है भाई? कोई अब भी थोड़ी हो रहा है। पहले हमारे भारत में तो हड़प्पा सभ्यता के समय से ये चीजें होती आ रही है। व्यापार हो रहा था, हम उस सभ्यता के साथ कुछ ले रहे थे, दे रहे थे, वो हमारे साथ कुछ व्यापार कर रहे थे। तो आज का कोई नया थोड़ी, पहले बाहर से लोग यहाँ पर आया करते थे, वो भारत के ऊपर किताबें डायरिया लिखा करते थे, हमारे लोग कहीं बाहर जाया करते थे। तो इसमें नया क्या है? अगर और विचार है तो हमारे दुनिया के तो जो विचार है, भारत के तो जो विचार है वो पूरी दुनिया ने स्वीकार करा है। तो ये विचार, अगर विचारों का प्रवाह है, वस्तुओं का प्रवाह है, सेवाओं का प्रवाह है, पूंजी का प्रवाह है, तो इसमें नया क्या है? क्या ये नया कोई नई चीज है क्या? नहीं। पर फिर नया है तो है क्या? तो पहले के समय में और आज के समय में अगर कुछ नया है तो बेटा वो है गति। गति है बेटा। पहले जितना व्यापार नहीं हुआ करता था आज उतना व्यापार होता है। जितना पहले कनेक्शन नहीं था ना हमारा, आज उतना कनेक्शन है। हम पहले जिंदगी में कभी नहीं सोच सकते थे कि साहब हम यहां बैठे अमेरिका में बैठे व्यक्ति से वीडियो कॉल पर चर्चा कर सकते हैं। आज हो सकती है बेटा। और मैं आपको ये तो बहुत बड़ा दूर का एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं कि साहब मैं इंडिया में बैठकर के अमेरिका के व्यक्ति से चर्चा कर रहा हूं। मैं आज अगर मेरी फैमिली में कोई बूढ़ा बुजुर्ग है जो 65-70 साल को क्रॉस कर चुके हैं, उनको मैं अगर कभी ऐसा बताता हूं ना कि मैं जाता हूं पढ़ाने के लिए, एक कमरे में जाता हूं, कोई नहीं होता, एक कैमरा चलता रहता है, उसमें पढ़ाता रहता हूं, और मुझे यूपी के बच्चे, बिहार के बच्चे, मध्य प्रदेश के बच्चे, राजस्थान के बच्चे मुझसे पढ़ते हैं। वो कहते हैं हट यहाँ से हम ही मिले तुझे पागल बनाने के लिए। बंद कमरे में जाता हूं, मैं बोलता हूं और यूपी का बच्चा पढ़ता है, बिहार का बच्चा पढ़ता है, देखा तो है यूपी कहां पर, हट यहाँ से तो उनको विश्वास ही नहीं होता ये चीज, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी इतनी हाई हो चुकी है, अब वो बेचारे इन चीजों से परिचित नहीं है।
उनको विश्वास, फिर मैं उनको देखो, मैं देखो फोन में देखो, ये देखो, मैं आपको भी दिख रहा है ना, हाँ बेटा यार तो सही बोल रहा था। तो ये कैसे देखते हैं बेटा इसको, फिर तुझे कैसे पता वो बच्चा यूपी का है, बिहार का, मैं फिर मैं उनको बता दूं देखो ऐसे ऐसे। तो आज ये पॉसिबल हो पाया ना, ये टेक्नोलॉजी के कारण पॉसिबल हो पाया। तो आज गति बढ़ी है, और इस गति को, इन सब चीजों को बढ़ाने में अगर एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल है ना बेटा, तो वो है टेक्नोलॉजी का, वो है प्रौद्योगिकी का बेटा। तो मैं एक शब्द में सीधा सा ये कहता हूं, अगर आज वैश्वीकरण जिस भी दौर में है, जिस भी हालात में है, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, वो है टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी। आज आप यूपी, बिहार, एमपी, यूके, राजस्थान, पंजाब, जहां से भी आज ये वीडियो देख रहे हैं, ये भी टेक्नोलॉजी की देन है बेटा। ये भी टेक्नोलॉजी की ही देन है कि आज मैं यहां पे खड़ा होकर के पढ़ा रहा हूं और आप वहां से मुझे पढ़ पा रहे हैं, मुझे देख पा रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी की देन है। आज हम 4 घंटे 5 घंटे में एक देश से दूसरे देश पहुंच सकते हैं एरोप्लेनों के द्वारा, ये टेक्नोलॉजी की देन है बेटा। आज मैं यहां बैठा बैठा फॉरेन में पेमेंट हो सकता है, ये टेक्नोलॉजी की देन है बेटा। आज बिना मुझे बैंक जाए मेरा सारे ट्रांजेक्शन हो जाते हैं, ये टेक्नोलॉजी की देन है बेटा, ये टेक्नोलॉजी है। तो जो ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, जो विश्व को जोड़ने का जो काम कर रहा है ना, वो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी कर रही है। तो ये जो पूछा कि नई बात क्या है, तो उस नई बात का जवाब है बेटा ये। अगर इन 4 तरह के प्रभाव की ही बात है, तो फिर वैश्वीकरण मानव इतिहास के अधिकांश समय जारी रहा है। अगर इन 4 तरह के प्रभाव का ही जिक्र है, तो वैश्वीकरण तो मानव इतिहास के अधिकांश समय में जारी रहा है, मतलब काफी समय तक तो वैश्वीकरण चला ही है, उसमें कोई बड़ी बात है नहीं, ग्लोबलाइजेशन में कोई बड़ी बात नहीं है। बहरहाल जो लोग तर्क देते हैं कि समकालीन वैश्वीकरण के साथ कुछ खास बात है, वे ध्यान दिलाते हैं कि नई बात है इन प्रभावों की गति और इनके प्रसार का धरातल। ये दोनों बातें मौजूदा वैश्वीकरण को अनूठा बनाती है। अब जो लोग ये तर्क देते हैं और बताते हैं कि आज का जो मौजूदा वैश्वीकरण है, जो समकालीन वैश्वीकरण है, वो कैसे अलग है, तो उसको अलग बनाने वाली 2 चीजें बेटा। पहला, प्रभाव की गति, जो फ्लो का स्पीड बढ़ा है ना, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। आज कुछ घंटों में हमारे पास वहां से वहां तक का सामान पहुंच जाता है। आज हमारे पास घंटों में हम कुछ भी कर सकते हैं, प्रभाव की गति बढ़ी है बेटा। और दूसरा, इनका प्रसार बढ़ा है। प्रसार मतलब दायरा बढ़ा है। आज इंडिया का सामान ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड, देश, दुनिया के अलग अलग देशों में यूज हो रहा है। दुनिया के अलग अलग देशों के सामान दुनिया के अलग अलग देशों में प्रयोग किए जा रहे हैं। ये प्रसार बढ़ चुका है, इसका जो दायरा है ना, वो बढ़ चुका है। वैश्वीकरण का एक मजबूत ऐतिहासिक आधार है, इसलिए जरूरी है कि हम इन प्रभाव को इतिहास के संदर्भ में देखेंगे। देखो, वैश्वीकरण का एक मजबूत ऐतिहासिक आधार रहा है, मतलब हिस्टोरिकल रहा है, इतिहास से चलता हुआ आया है, और इसलिए हम लोग इसका जो जरूरी है कि इस प्रभाव का इतिहास के संदर्भ में देखेंगे, मतलब हम इनके हिस्ट्री के रिगार्डिंग भी चर्चा करेंगे कि इनका पहले के समय में क्या दौर था, आज क्या है और आगे क्या स्थिति हो सकती है। हालांकि वैश्वीकरण के लिए कोई एक कारक जिम्मेवार नहीं है, फिर भी प्रौद्योगिकी अपने आप में एक अपरिहार्य कारण साबित हुई है। हालांकि वैश्वीकरण के लिए कोई एक कारक जिम्मेवार नहीं है, मतलब हम ये कहें कि कोई एक फैक्टर, एक जो कारक हो जिसके कारण वैश्वीकरण हुआ हो, ऐसा कोई एक कारक जिम्मेवार नहीं है। फिर भी उसके बावजूद भी जो प्रौद्योगिकी है, जो टेक्नोलॉजी है, वो एक अपरिहार्य कारण या कारक बना है बेटा। अपरिहार्य मतलब जो सबसे जरूरी था। सबसे ज्यादा अगर वैश्वीकरण को प्रभावित हुआ है, वैश्वीकरण अगर हो पाया है, तो टेक्नोलॉजी के कारण ही हो पाया। अगर टेक्नोलॉजी शायद नहीं होती तो वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, ये कल्पना करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता। और मैं आपको इतना विश्वास के साथ कहता हूं कि 10 साल 20 साल पहले कभी हम ऐसी कल्पना कर सकते थे क्या कि यार कोई दूसरी जगह से व्यक्ति बैठ करके पढ़ाएगा और हम पढ़ पाएंगे? हम कभी इस चीज की कल्पना नहीं कर सकते थे। और 10-20 साल भी छोड़िए, मैं तो ये कहता हूं कि कोरोना से पहले भी शायद इतना ज्यादा क्रेज नहीं रहा होगा जितना अब है। तो टेक्नोलॉजी की देन है कि हमारा आज कनेक्शन फट चुका है। आज हम एक दूसरे के साथ जुड़ पाए हैं, ये टेक्नोलॉजी की देन है। ये कनेक्ट कर रहा है बेटा, दुनिया को कनेक्ट करने का काम कर रही है टेक्नोलॉजी। और आप पढ़ाई क्यों, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म चले हैं। हाँ, कनेक्शन नहीं है लोगों के बीच में, कोई यहाँ का वहां जुड़ जाता है, कोई वहां का वहां जुड़ जाता है, तो कनेक्शन तो हो ही रहा है, टेक्नोलॉजी के कारण ही हो पा रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि टेलीग्राफ, टेलीफोन और माइक्रोचिप के नवीनतम आविष्कारों ने विश्व के विभिन्न भागों के बीच संचार की क्रांति कर दिखाई है। संचार का मतलब क्या होता है बेटा? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन है, संचार का मतलब यह है कि हमारा संदेशों का आदान प्रदान, जो हमारे मैसेज है ना, उनका आदान प्रदान हो। अब पहले जो मैसेज है कैसे भेजे जाते थे? कबूतर, जा 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 मेरा संदेश लेकर के जा। तो कबूतर संदेश लेकर के जाया करता था, पर कबूतर का विशेष गुण हुआ करता था, वो प्रेम संबंधित ही संदेश लेकर जाया करता था। ठीक है, उसने क्या रखा था, भाई देखो मैं वैश्वीकरण का काम करूंगा, मैं मिलाने का काम करता हूँ, बाकी और कोई संदेश नहीं है। हाँ हाँ दीदी आपका भेजना था, लाओ लाओ जल्दी लाओ। ठीक है,
ध्यान रखना आज शाम को आकर के यहाँ पर नाश्ता पानी मेरा, हाँ तो जा तो एक बार उठ करके देख कर तो आ तो संदेश। फिर वो संदेश दे करके आता था, फिर उधर से एक संदेश लेकर के आता था, देख लो भैया चलो अब यहाँ पर पहुँच गया भैया, लाओ नाश्ता पानी लाओ पहले, फिर देता हूँ आपको आगे का लेटर। तो फिर वो वहाँ से आता था, तो वो सीमित था दायरा उसका, तो कबूतर के संदेश हुआ करते थे। ऐसे पहले के समय में संदेशों का था, पर अब आज के समय में संदेश का दायरा देखो बेटा। उसके बाद अगर हम लोग कबूतरों के दौर के बात करें, डाकिया के द्वारा चिट्ठी जाया करती थी, तो एक तरफ पिताजी पैसों की आवश्यकता है, 15 दिन बाद पता चला पिताजी से पैसे मांगे, तो वो 15 दिन बाद लेटर पहुंचा, फिर पिताजी लिख करके भेज रहे हैं कि हाँ बेटा अभी तो है नहीं, बाद में देखते हैं। बोला ठीक है धन्यवाद पिताजी, 1 महीना तो बीत ही गया। पर अब आज के समय में देखो संचार की कितनी सुविधा है, हम सिर्फ और सिर्फ एक मैसेज डालते हैं, हेलो, ऐसा काम है। चाहे कॉल पे बात कर लें, चाहे अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे बात कर लें, कितना हम कनेक्ट हो चुके हैं। ये संचार है, ये टेक्नोलॉजी के कारण हो पाया है। शुरू में जब छपाई मुद्रण की तकनीक आई थी तो उसने राष्ट्रवाद की आधारशिला रखी। तो आपने क्लास 10th की हिस्ट्री में चैप्टर पढ़ा था मुद्रण संस्कृति वाला, तो जब शुरुआत में छपाई आई तो उससे राष्ट्रवाद की आधारशिला रखी गई। मतलब लोगों में किताबें छाप करके लोगों को ये बताया गया कि जागो, राष्ट्रवाद की भावना लेकर के आओ। ठीक है, ये लोग जो कर रहे हैं वो गलत। पेपर प्रिंटिंग हुई है, किताबें लिखी गई, न्यूज़पेपर चलाए गए, ये सब आपने देखा, ये भी सब टेक्नोलॉजी की देन थी। इसी तरह आज हम ये अपेक्षा कर सकते हैं कि प्रौद्योगिकी का प्रभाव हमारे सोचने के तरीके पर भी पड़ेगा, और हम ये भी कहते हैं कि जो प्रौद्योगिकी का प्रभाव है, टेक्नोलॉजी का प्रभाव है, वो हमारे सोचने पर, हमारे आइडियाज पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। हम अपने बारे में जिस ढंग से सोचते हैं और हम सामूहिक जीवन के बारे में जिस तर्ज पर सोचते हैं, प्रौद्योगिकी का उस पर असर पड़ेगा ही पड़ेगा। तो देखिए, हम जो सोच रहे हैं ना, वो भी कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का इफेक्ट है बच्चों। आज टेक्नोलॉजी के द्वारा हम कुछ आइडियाज़ देखते हैं, उन आइडियाज़ को हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, और हमारी सोच का एक दायरा ये भी देखिए बच्चों कि अगर मैं कभी ज़िंदगी में एक चीज़ सर्च कर लूँ कि हाँ साहब मुझे जूते लेने हैं, वो मुझे 10 दिन तक बार बार में वो यही चीज़ दिखाएगा कि भैया आपको जूते लेने थे, लिए या नहीं लिए। होता है ना, मोबाइल में होता है, वो बार बार में आपके पास आते हैं। हम किसी एक कंपनी से एक बार कोई बात हो जाए तो बार बार में मैसेजेस आते हैं। तो आइडियाज़ हमारे कहीं ना कहीं वो टेक्नोलॉजी से प्रभावित होंगे, उसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। तो आज सोशल मीडिया से हम लोग जुड़े हुए हैं। विचार, पूंजी, वस्तु और लोगों के विश्व के विभिन्न भागों में आवाजाही की आसानी प्रौद्योगिकी में हुई तरक्की के कारण संभव हुई है। इन प्रभावों की गति में अंतर हो सकता है। देखिए, अब विचार, पूंजी, वस्तु और लोगों के विश्व में जो विभिन्न भागों में आवाजाही है, जो आना जाना पॉसिबल हो पाया, वो सिर्फ और सिर्फ आसानी हो पाई है, वो प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी के कारण ही हो पाई है। टेक्नोलॉजी के कारण ही ये संभव हो पाया, नहीं तो ये नहीं संभव हो पाता। हाँ, इन सभी प्रभाव की जो गति है उसमें डिफरेंस हो सकता है। जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पे कहूँ, लोगों की जो आवाजाही है ना, उस पर थोड़ा सा कंट्रोल अब लगा दिया गया है, बट वस्तुओं की बात करें, पूंजियों की बात करें, विचारों की बात करें, इन पे कंट्रोल नहीं है, तो बेधड़ाके से आ रही और जा रही है। उदाहरण के लिए, विश्व के विभिन्न भागों के बीच पूंजी और वस्तु की गतिशीलता लोगों की आवाजाही की तुलना में ज्यादा तेज और व्यापक होती है। तो पूंजी और वस्तु की जो गतिशीलता है, जो इनका आना जाना है, वो लोगों की तुलना में ज्यादा रहता है, क्योंकि लोगों को तो सरकारें हर कोई अलाउड। आज कोई बोले साहब हम तो इंडिया में जाकर के, तो भाई ऐसे अलाउड थोड़ी कर देगा इंडिया। यहाँ के भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, हर व्यक्ति को थोड़ी अलाउड कर सकते हैं, ऐसे बाहर वाले देश के लोग भी नहीं करेंगे हर व्यक्ति को अलाउड। तो लोगों पर थोड़ा सा कंट्रोल है, बाकी गुड्स तो खरीदते ही हैं, गुड्स बेचते भी हैं, ये काम चल ही रहा है। बहरहाल, संचार साधनों की तरक्की और उनकी उपलब्धता मात्र से वैश्वीकरण अस्तित्व में आया हो ऐसी बात नहीं है। यहाँ जरूरी बात यह है कि विश्व के विभिन्न भागों के लोग अब समझ रहे हैं कि वे आपस में जुड़े हुए ही हैं। देखिए, तो अब सिर्फ संचार साधनों की उपलब्धता इन्हीं के कारण से वैश्वीकरण अस्तित्व में आया हो ऐसी बात नहीं है। अब एक्चुअल में ऐसी बात है कि लोग अपने आप को आपस में जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं कि हाँ साहब, हम लोग सब एक हैं, हम जुड़े हुए हैं। और मैं फिर बार बार मैं एक चीज़ कहता हूँ कि जैसे जो भारतीय संस्कृति कहती है कि वसुदैव कुटुंबकम, पूरा विश्व जो है वो एक परिवार है, तो वो कह सकते हैं कि अब जो है वो परिवार वाला जो भाव है सब में वो है कि हाँ साहब, पूरा विश्व परिवार है, हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं। आज हम इस बात को लेकर सजग हैं कि विश्व के एक हिस्से में घटने वाली घटना का प्रभाव विश्व के दूसरे हिस्से में भी पड़ेगा। तो आज हम सभी को बड़े अच्छे से पता है कि एक विश्व में जो घटना घट रही है उसका दूसरे में क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या नहीं पड़ेगा। आज हम लोगों को पता होता है कि वहाँ जो हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। आज सारी घटनाएं, सारा नॉलेज आज हमारे पास घर पे बैठे हुए मोबाइलों में देखते हुए हमारे पास आज सारा नॉलेज, हम पूरी नॉलेज आज हम लोग ले सकते हैं, कहीं नॉलेज की कमी है नहीं। मैं आपको सही बात बताऊँ बच्चों, हम लोग जिस एज में जी रहे हैं ना बेटा, ये गोल्डन एरा है, आप मान करके चलिए। बहुत बहुत धन्यवाद करिए ऊपर वाले को कि हम लोग स्वर्णिम युग में, गोल्डन एरा में जी रहे हैं।
क्यों जी रहे हैं गोल्डन एरा में? आज हमारे पास संसाधनों की कमी नहीं है, आज हमारे पास संसाधनों की कमी नहीं, संसाधन है भी और उन संसाधनों का बेहतर तरीके से प्रयोग करना भी है, बस आना चाहिए हम लोगों को। आज जो बच्चे ये कहते हैं ना कि साहब मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मेरे पास वो नहीं, अरे भाई बहुत बड़ी गलती है। आज हम एक क्लिक कर देना तो हमारे पास हजारों तो नोट्स खुल जाते हैं, एक क्लिक कर दे हजारों वीडियोस आज हमारे पास एक टॉपिक पर आ जाते हैं। कहां कंटेंट नहीं है, कहां रिसोर्स नहीं है? एग्जैक्टली बात बस इतनी सी है, हमारे उस काम को करने की इच्छा नहीं है। बाकी रिसोर्सेज है हमारे पास, बिल्कुल भरपूर रिसोर्सेज है हमारे पास। तो आज सोचिए हम गोल्डन, हम क्या नहीं कर सकते आज के समय में। आने वाला जो युग है ना बेटा, आने वाला जो समय है 20 साल 30 साल 40 साल 50 साल के बाद आने वाली पीढ़ियों के पास नेचुरल रिसोर्सेज बहुत कम हो जाएंगे, पर आज हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज भी है, हमारे पास पानी भी है, शुद्ध हवा भी है, इतनी तो है कि हमारा जीवन चल सके। नेचुरल रिसोर्सेज भी हैं और बाकी हम एक बेहतर टेक्नोलॉजी के युग में भी जी रहे हैं। ये गोल्डन एरा हमारा चल रहा है। इस गोल्डन एरा में ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम कुछ गोल्डन काम जो है ना कर करके चले जाएं और आने वाली हजारों पीढ़ियों के लिए हमारा नाम गोल्डन वर्ड्स में छोड़ करके चले जाए, क्योंकि ये गोल्डन एरा है बेटा। हम कुछ भी कर सकते हैं। आज हमारे पास सारी नॉलेज आ जाती है, हम जो चाहे ना हम वो ले सकते हैं, हम जो चाहे वो कर सकते हैं, तो हमें चूकना नहीं चाहिए। और अगर बच्चों आप ये सोचते हो ना कि मुझे IAS बनना है, बनो बेटा, कुछ भी हो, किसी भी हाल में हो। आप, मैं कहता हूं तोड़ दो खुद को, एक बार तोड़ दो एक बार कि हाँ साहब मुझे कुछ भी हो, मेरे कहीं कुछ हो रहा पर मुझे इस बार IAS बन के जाना है, मुझे IAS बन के ही दिखाना है इस बार। ये संकल्प शक्ति जो है ना, ये आप ले लो कि हाँ साहब IAS बनना है। आप तो किसी भी हाल में बनो बेटा। आपके पास बहुत सारा कंटेंट आपको इजीली अवेलेबल अलग अलग जगहों से हो जाएगा। और मैं देखो, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स को आपको फेस करना पड़ सकता है, पर बेटा प्रॉब्लम्स हर व्यक्ति फेस करता है। कोई सोशल प्रॉब्लम्स फेस करता है, चाहे वो कास्ट के बेस पर हो, चाहे जेंडर के बेस पर हो, किसी चीज़ पे बेसिस पे फेस कर रहा हो। कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेस कर सकता है, वो गरीब हो, पिछड़े इलाकों में रहता हो, ठीक है। हम हर व्यक्ति हर काम में किसी ना किसी तरह की प्रॉब्लम जरूर फेस करेंगे। आप चाहे UPSC कर लो, चाहे आप कोई बिजनेस कर लो, चाहे आप किसी दूसरे गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर लो। आप ये मत सोचो कि मेरे पास क्या नहीं है, कहाँ समस्या। आप ये सोचो कि आपके पास क्या क्या है और इन क्या क्या से जो मेरे पास है मैं क्या क्या कर सकता हूँ। ये सोचना बड़ा महत्वपूर्ण है। तो हम एक संकल्प ले कि साहब ये 12th अच्छी करूं, 12th में मैं 100 में से 100 लेकर करके आऊं, और 100 में से 100 लेकर के आने के बाद 3 साल तक बेटा, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, 3 साल बिल्कुल गायब हो जाओ दुनियादारी से। भूल जाओ कौन आपका रिश्तेदार है, कौन आपका दोस्त है, कौन है कुछ, सबको हटा दो, सबको बिल्कुल साइड कर दो बस। और बस 3 साल एक संकल्प के साथ जीना है कि भाई कुछ भी हो जाए, 3 साल के बाद जब मैं पहला अटेम्प्ट दूंगा या दूंगी ना, अपन को UPSC क्रैक करना है। फिर चाहे रैंक IAS की मिले, IRS की मिले, IPS की मिले, पर मुझे क्रैक कर करके निकलना है। ये संकल्प आप लोग रखिए बेटा। मतलब मेरी बड़े दिल इच्छा है कि कुछ लोग ऐसे हैं और कुछ विद्यार्थी ऐसे हों कि जो देश के सबसे बड़े से बड़े पदों पर बैठे, और उस दिन मैं सीना चौड़ा कर करके कह सकूं कि साहब हाँ मेरा विद्यार्थी था, मेरे से पढ़ा था। और मैं इस चीज की भी उम्मीद जीवन में नहीं करता हूं कि आप आगे जाकर करके ये गुणगान गाओ कि साहब हम मनीष सर से पढ़े थे। कोई बात नहीं, मुझे मेरी जय-जयकार, मुझे मेरा गुणगान भी नहीं चाहिए कि आप कभी बोलो कि नहीं साहब हम मनीष सर से पढ़े। नहीं, कोई बात नहीं, आप मुझे याद रखो नहीं रखो, पर ये संकल्प तो लो एटलीस्ट कि साहब हम कुछ बड़ा कर करके जाएंगे, हमें कुछ बड़ा पाना है, कुछ बड़ा अचीव करना है। और उस बड़े में अगर आपने गोल सोचा है कि IAS, तो IAS मतलब इट्स मीन IAS बस, और कुछ भी नहीं। 3 साल ग्रेजुएशन वाले दो, उसके बाद 2 साल 2-2.5 साल और तैयारी करो। नहीं आता है तो फिर आप थोड़ा सा रास्ता चेंज कर लेना, एक जगह ज्यादा समय देना थोड़ा सा ठीक मैं नहीं मानता हूं जीवन में। बर्ड फ्लू अथवा सुनामी किसी एक राष्ट्र की हदों से सिमटे नहीं रहते, ये घटनाएं राष्ट्रीय सीमाओं का जोड़ नहीं मानती। तो बर्ड फ्लू, सुनामी, अब जैसे आप कोरोना ही देख लो ना, एक जगह पे थोड़ा पूरे विश्व में फैल ही गया ना। ये ठीक इसी तरह जब बड़ी आर्थिक घटनाएं होती हैं तो उनका प्रभाव उनके मौजूदा स्थान अथवा क्षेत्रीय परिवेश तक सीमित नहीं रहता, बल्कि विश्व भर में महसूस किया जाता है। तो कोई भी बड़ी आर्थिक घटनाएं, या जैसे महंगाई हो गई, मंदी का दौर आ गया, या और कुछ हो गया, तो ये पूरे विश्व में ही इसका महसूस किया जाता है, फील किया जाता है। ओके, इसी के साथ अपना आज का लेक्चर कंप्लीट है।
और आपकी 100% कंप्लीट तैयारी के लिए बेटा ये कोर्सेज हैं कक्षा 12 अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, भूगोल, और जिसमें आपको डाउट सॉल्विंग ग्रुप, हैंड रिटन नोट्स, वीडियो की PDF, आपके ऑब्जेक्टिव टेस्ट और मॉडल पेपर्स आपको कराए जाएंगे। कोर्स लेने के लिए इन 2 नंबरों पर कॉल करिए। और बाकी ये आपका लर्निश आर्ट्स का एप्लीकेशन है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डलवा रखा है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और आपके अपने चैनल लर्निश आर्ट्स को ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। और आज का लेक्चर कैसा लगा ये भी जरूर बताइएगा। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दे रखा है बच्चों, प्लीज़ उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा जिससे आपको सभी नवीनतम जानकारी मिलती रहे। और मैं मिलूंगा आप नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।